मिस अध्याय 5 उपभोक्ता अधिकार। उपरोक्त संग्रह उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के निर्णय के कुछ समाचारों के नमूने। इन मामलों में लोग इन संगठनों में क्यों गए? ये निर्णय इसलिए दिए गए क्योंकि कुछ लोग न्याय पाने के लिए दृढ़ एवं संघर्षरत रहे। किस तरह से वे न्याय को पाने के लिए तरस रहे हैं, इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि जब उन्हें लगा कि उनके साथ गलत हुआ है तो विक्रेताओं से यथोचित व्यवहार प्राप्त करने के लिए वे अपने उपभोक्ता अधिकार का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। गरीबों को मिली सस्ती दालें। नीम हकीमों के विज्ञापन पर सरकार को नोटिस। सुरक्षा की गारंटी में निहितार्थ। बिना डॉक्टर शुरू हो गया अस्पताल। प्रदूषित पानी। उपभोक्ता के विश्वास पर मार। गलत दवा देने से महिला की मौत। ये सब बाजार में उपभोक्ता। बाजार में हमारी भागीदारी उत्पादक और उपभोक्ता दोनों रूपों में होती है। वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादक के रूप में हम पहले वर्णित कृषि, उद्योग, सेवा जैसे क्षेत्रों में कार्यरत हो सकते हैं। उपभोक्ताओं की भागीदारी बाजार में तब होती है जब वे अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तुओं और सेवाओं को खरीदते हैं। उपभोक्ताओं के रूप में लोगों द्वारा उपभोग किए जाने वाली वह अंतिम वस्तुएं होती है। पिछले अध्याय में हमने विकास को बढ़ावा देने के लिए जरूरतों, नियमों, नियंत्रणों या इसके उठाए गए कदमों की आवश्यकता का वर्णन किया है। इसका महत्वपूर्ण असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की सुरक्षा के लिए उसी तरह हो सकता है जिस तरह साहूकारों द्वारा लगाए जाने वाले उच्च ब्याज से लोगों को बचाने के लिए नियमों और नियंत्रणों की जरूरत होती है। इस प्रकार से पर्यावरण की सुरक्षा के लिए नियमों एवं विनियमों की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए अनौपचारिक क्षेत्रों के साहूकार जिनके बारे में आप पहले अध्याय 3 में पढ़ चुके हैं, कर्जदार पर बंधन डालने के लिए तरह तरह के दाव पेच अपनाते हैं। सामयिक ऋण के कारण वे उत्पादक को उत्पाद निम्न दर पर बेचने के लिए मजबूर कर सकते हैं। वे स्वप्ना जैसी महिलाओं को ऋण चुकाने के लिए अपनी ज़मीन बेचने को विवश कर सकते हैं। इस प्रकार असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले बहुत से लोगों को निम्न वेतन पर कार्य करना पड़ता है और उन परिस्थितियों को झेलना पड़ता है जो न्यायोचित नहीं हैं और प्रायः उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी होती है। ऐसे शोषण को रोकने के लिए और भी उनकी सुरक्षा हेतु हमने नियमों एवं विनियमों की बात की है। ऐसा कोई भी संस्थाएं हैं जिन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए लंबा संघर्ष किया है कि इन नियमों का अनुपालन हो। बाजार में भी उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए नियम एवं विनियमों की आवश्यकता होती है, क्योंकि अकेला उपभोक्ता प्रायः स्वयं को कमज़ोर स्थिति में पाता है। खरीदी गई वस्तुओं या सेवाओं के बारे में जब भी कोई शिकायत होती है तो विक्रेता सारा उत्तरदायित्व क्रेता पर डालने का प्रयास करता है। सामान्यतः उनकी प्रतिक्रिया होती है, आपने जो खरीदा है अगर वह पसंद नहीं है तो कहीं और जाइए। मानो बिक्री हो जाने के बाद विक्रेता की कोई जिम्मेदारी नहीं रह जाती। उपभोक्ता आंदोलन, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, इस स्थिति को बदलने का एक प्रयास है। बाजार में शोषण कई रूपों में होता है। उदाहरणतः कभी कभी व्यापारी अनुचित व्यापार करने लग जाते हैं, जैसे दुकानदार उचित वजन से कम वजन तौलते हैं या व्यापारी उन शुल्कों को जोड़ देते हैं जिनका वजन पहले से न किया गया हो, या मिलावटी दोषपूर्ण वस्तुएं बेची जाती है। जब उत्पादक थोड़े और शक्तिशाली होते हैं और उपभोक्ता कम मात्रा में खरीदारी करते हैं और बिखरे हुए होते हैं तो बाजार उचित तरीके से कार्य नहीं करता।
विशेष रूप से यह स्थिति तब होती है जब इन वस्तुओं का उत्पादन बड़ी कंपनियां कर रही हो। अधिक पूंजी वाली शक्तिशाली और समृद्ध कंपनियां विभिन्न प्रकार के चालाकी पूर्वक बाजार को प्रभावित कर सकती है। उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए वे समय समय पर मीडिया और अन्य स्रोतों से अलग सूचना देते हैं। उदाहरण के लिए एक कंपनी ने यह दावा करते हुए माता के दूध से हमारा उन्होंने जानबूझकर इसे ऐसा बनाया है कि कुछ महीनों में यह बेकार हो जाए ताकि मुझे नया खरीदना पड़े। उत्पादन बेहतर है। सर्वाधिक वैज्ञानिक उत्पादन के रूप में शिशुओं के लिए दूध का पाउडर पूरे विश्व में कई वर्षों तक बेचा। कई वर्षों के लगातार संघर्ष के बाद कंपनी को यह स्वीकार करना पड़ा कि वह झूठे दावे करती आ रही है। इसी तरह सिगरेट उत्पादक कंपनियों ने यह बात मनवाने के लिए कि उसका उत्पादक कैंसर का कारक हो सकता है, न्यायालय में लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। अतः उपभोक्ताओं को सुनिश्चित करने के लिए नियम और विनियमों की आवश्यकता है। सभी जानते हैं कि तंबाकू लोगों की जान लेता है, पर कौन कहे कि तंबाकू कंपनियों को तंबाकू बेचने की छूट नहीं देनी चाहिए। यही पूंजीवाद है। स्मोकिंग। उपभोक्ता आंदोलन। उपभोक्ता आंदोलन का प्रारंभ उपभोक्ता के असंतोष के कारण हुआ, क्योंकि विक्रेता कई अनुचित व्यावसायिक व्यवहारों में शामिल होते थे। बाजार में उपभोक्ता को शोषण से बचाने के लिए कोई कानूनी व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी। लंबे समय तक जब उपभोक्ता एक विशेष ब्रांड उत्पादक या दुकान से संतुष्ट नहीं होता तो सामान्यतः वह उस ब्रांड उत्पादक को खरीदना बंद कर देता है, उस दुकान को खरीदारी करना बंद कर देता है। उस दुकान से यह मान लिया जाता है कि यह उपभोक्ता की जिम्मेदारी है कि एक वस्तु या सेवा को खरीदते वक्त वह सावधानी बरते। संस्थाओं को लोगों में जागरूकता लाने में भारत और पूरे विश्व में कई वर्ष लग गए। इसने वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी विक्रेताओं पर ही डाल दी। भारत में सामाजिक बल के रूप में उपभोक्ता आंदोलन का जन्म अनैतिक और अनुचित व्यवसाय कार्यों से उपभोक्ता के हितों की रक्षा करने और प्रोत्साहित करने की आवश्यकताओं के साथ हुआ। अत्यधिक खाद्य कमी, जमाखोरी, कालाबाजारी, खाद्य पदार्थों एवं खाद्य तेलों में मिलावट की वजह से 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप से उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ। 1970 के दशक तक उपभोक्ता संस्थाएं बृहत स्तर पर उपभोक्ता अधिकार से संबंधित आलेखों के लेखन और प्रदर्शनी का आयोजन का कार्य करने लगी। उन्होंने सड़क यात्री परिवहन में अत्यधिक भीड़भाड़ और राशन दुकानों में होने वाले अनुचित कार्यों पर बल नज़र रखने के लिए उपभोक्ता दल बनाया। हाल में भारत में उपभोक्ता दलों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। उपभोक्ता इंटरनेशनल। 1985 में संयुक्त राष्ट्र ने उपभोक्ता सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र के दिशा निर्देशों को अपनाया। यह उपभोक्ता की सुरक्षा के लिए उपयुक्त तरीके अपनाते हुए राष्ट्रों के लिए और ऐसे कार्य करने के लिए अपनी सरकारों को मजबूर करने हेतु उपभोक्ता की वकालत करने वाले समूह के लिए एक हथियार था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह उपभोक्ता आंदोलन का आधार बना। आज उपभोक्ता इंटरनेशनल 100 से भी अधिक देशों पर 2000 संस्थाओं का एक संरक्षण संस्था बन गया है। इन सभी प्रयासों का परिणाम स्वरूप यह आंदोलन बृहत स्तर पर उपभोक्ताओं के हितों के खिलाफ और अनुचित व्यवसाय शैली को सुधारने के लिए व्यावसायिक कंपनियों और सरकार दोनों पर दबाव डालने में सफल हुआ। 1986 में भारत सरकार द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया। यह उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 कानून का बनना था, जो कोपरा के नाम से प्रसिद्ध है। आप कोपरा के बारे में आगे पढ़ेंगे। उपभोक्ता शिकायत केंद्र कंज्यूमर्स फोरम दिल्ली। उपभोक्ता शिकायत केंद्र। उपभोक्ता अधिकार सुरक्षा सबका अधिकार है। रेजी का कष्ट। रेजी मैथ्यू कक्षा 9
का एक स्वस्थ लड़का केरल के एक निजी चिकित्सालय में टॉन्सिल निकलवाने के लिए भर्ती हुआ। एक ईएनटी सर्जन ने सामान्य बेहोशी की दवा देकर टॉन्सिल निकालने के लिए ऑपरेशन किया। अनुचित बेहोशी के कारण रेजी में दिमागी असमानता के लक्षण आ गए, जिसकी वजह से वह जीवन भर के लिए अपंग हो गया। उसके पिता ने सेवा में चिकित्सा की गलती और लापरवाही के लिए राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण समिति में 5 लाख के मुआवजे का दावा किया। राज्य समिति ने यह कहकर मामला खारिज कर दिया कि सबूत पर्याप्त नहीं है। रेजी के पिता ने दिल्ली स्थित राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण समिति में पुनः अपील की। मामले की जांच करने के बाद राष्ट्रीय समिति ने अस्पताल को चिकित्सा के लापरवाही का दोष पाया और हर्जाना देने का निर्देश दिया। रेजी की यह साबित की कि कैसे एक अस्पताल में चिकित्सकों और कर्मचारियों द्वारा बेहोश करने में लापरवाही के कारण एक छात्र जिंदगी भर के लिए अपंग हो जाता। जब हम एक उपभोक्ता के रूप में बहुत सी वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करते हैं तो हमें वस्तुओं के बाजारीकरण और सेवाओं की प्राप्ति के खिलाफ सुरक्षित रहने का अधिकार होता है, क्योंकि ये जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक होते हैं। उत्पादकों के लिए आवश्यक है कि वे सुरक्षा नियमों और विनियमों का पालन करें। ऐसी बहुत सी वस्तुएं और सेवाएं हैं जिन्हें हम खरीदते हैं तो सुरक्षा की दृष्टि से खास सावधानी की ज़रूरत होती है। उदाहरण के लिए प्रेशर कुकर में एक सेफ्टी वाल्व होता है जो यदि खराब हो तो भयंकर दुर्घटना का कारण हो सकती है। सेफ्टी वाल्व के निर्माता को इसकी उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करनी चाहिए। आपको सार्वजनिक या सरकारी कार्यवाही को देखकर यह सुनिश्चित करना होगा कि गुणवत्ता का पालन किया गया है या नहीं। फिर भी हमें बाजार में निम्न गुणवत्ता वाले उत्पादक प्राप्त होते हैं, क्योंकि इन नियमों का पर्यवेक्षण उचित रूप से नहीं हो रहा है और उपभोक्ता आंदोलन भी बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है। वस्तुओं और सेवाओं के बारे में जानकारी। जब आप कोई वस्तु खरीदेंगे तो उसके पैकेट पर कुछ खास जानकारियाँ पाएंगे। ये जानकारियाँ उस वस्तुओं के अवयव मूल्यों, बैच संख्या, निर्माण की तारीख, खराब होने की अंतिम तिथि और वस्तु बनाने के पते के बारे में होता है। जब हम कोई दवाई खरीदते हैं तो उस दवा के उचित प्रयोग के बारे में निर्देश और दवा के प्रयोग के अन्य प्रभाव और खतरों से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जब आप वस्तु खरीदते हैं तो धुलाई संबंधित निर्देश प्राप्त करेंगे। आखिर ऐसे नियम क्यों बनाए गए कि वस्तु बनाने वाली कंपनी ये जानकारी देनी पड़ी? यह इसलिए कि उपभोक्ता जिन वस्तुओं और सेवाओं को खरीदता है उसके बारे में उसे सूचना पाने का अधिकार है। तब वो उपभोक्ता वस्तु की किसी भी प्रकार की खराबी होने पर शिकायत कर सकता है, मुआवजा पाना या वस्तु बदलने की मांग कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि हम एक उत्पादन खरीदते हैं तो उसके खराब होने की अंतिम तिथि से पहले वह खराब हो जाता है तो हम उसे बदलने के बारे में कह सकते हैं। यदि वस्तु खराब होते ही अंतिम समय सीमा पर नहीं छपी है तो वह विनिर्माता दुकानदार पर आरोप लगा देगा और अपनी जिम्मेदारी नहीं मानेगा। यदि लोग अंतिम तिथि समाप्त हो गई है दवाओं को बेचते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इस तरह से यदि कोई व्यक्ति मुद्रित मूल्यों के अधिक मूल्य का वस्तु बेचेगा तो कोई भी उसका विरोध और शिकायत कर सकता है। यह अधिकतम खुदरा मूल्य एमआरपी के द्वारा इंगित किया हुआ होता है। वस्तुतः उपभोक्ता विक्रेता अधिकतम खुदरा मूल्य एमआरपी के कम दाम पर वस्तु देने के लिए मोलभाव कर सकता है। आज सरकार प्रदत्त विविध सेवाओं की उपयोगी बनाने के लिए सूचना पाने के अधिकार को बढ़ावा दिया है। सन 2005 में अक्टूबर में भारत सरकार ने एक कानून लागू किया, आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन या सूचना पाने का अधिकार नाम से जाना जाता है, जो अपने नागरिकों को सरकारी विभागों के कार्यकलापों के सभी सूचनाएं पाने का अधिकार को सुनिश्चित करता है। आरटीआई एक्ट के प्रभाव को निम्नलिखित केसों द्वारा समझा जा सकता है। इंतजार। अमृता नाम की एक इंजीनियर स्नातक के नौकरी पाने के लिए अपने सभी प्रमाण पत्रों को जमा करने, इंटरव्यू देने के बाद एक सरकारी विभाग में कोई रिजल्ट नहीं प्राप्त किया। कर्मचारियों ने भी उसके प्रश्नों का उत्तर देने से इनकार कर दिया। तब उसे एक्ट का
प्रयोग करते हुए प्रार्थना पत्र दिया और यह कहा कि एक उचित समय तक परिणाम की जानकारी पाना उसका अधिकार था, जिससे वह अपने भविष्य की योजना बना सके। उसको न केवल रिजल्ट की घोषणा में देरी के कारणों के बारे में सूचित किया गया, बल्कि उसको नियुक्ति के लिए बुलावे पत्र मिल गया, क्योंकि उसने इंटरव्यू अच्छा दिया था। चयन के अधिकार का उल्लंघन, पैसे लौटाए गए। अंसारी नगर के अभिरामी नाम के एक छात्र ने दिल्ली में व्यावसायिक पाठ्यक्रम में पढ़ने के लिए क्षेत्रीय कोचिंग संस्थान में 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में नामांकन कराया। पाठ्यक्रम में भाग लेने के समय पूरे 2 वर्ष के अध्ययन के लिए करीब 61,020 रुपये जमा किए गए, लेकिन उसने यह पाया कि पढ़ाई का स्तर वहाँ ठीक नहीं है, इसलिए उसने साल के अंत तक पाठ्यक्रम को छोड़ देने का निश्चय किया। जब उसे 1 साल का पैसा लौटाने की बात की तो उसे मना कर दिया गया। जब उसने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में मुकदमा दायर किया तो आयोग ने संस्था को यह कहते हुए 28,000 रुपये लौटाने का आदेश दिया कि छात्र को चुनने का अधिकार है। संस्था ने पुनः राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील की। राज्य उपभोक्ता आयोग ने जिला आयोग के निर्देश के सुरक्षित रखते हुए आगे संस्थान को बेकार की अपील करने के लिए 25,000 का दंड लगाया। उन्होंने संस्था को 7,000 रुपये मुआवजा और याचिका खर्च के रूप में छात्र को देने के लिए कहा। राज्य आयोग ने सभी शिक्षक संस्थाओं और व्यावसायिक संस्थाओं को विद्यार्थियों को पूरे साल की फीस को एडवांस में लेने से मना किया। आयोग ने के अनुसार इस आदेश का उल्लंघन करने पर दंड शुल्क भरना पड़ सकता है, साथ ही जेल भी हो सकती है। हम इस घटना को समझते हैं, किसी भी उपभोक्ता को जो कि किसी सेवा को प्राप्त करता है, चाहे वो किसी भी आयु या लिंग का हो, किसी भी तरह से सेवा प्राप्त करता हो, उसको सेवा प्राप्त करते हुए हमेशा चुनने का अधिकार होगा। मान लीजिए आप एक दंत मंजन खरीदना चाहते हैं और दुकानदार कहता है कि वह केवल दंत मंजन तभी बेचेगा जब आप दंत मंजन के साथ एक ब्रश भी खरीदेंगे। अगर आप ब्रश खरीदने के इच्छुक नहीं हैं तब आपके चुनने में अधिकार का उल्लंघन हुआ है। ठीक इसी तरह कभी कभी जब आप नया गैस कनेक्शन लेते हैं तो गैस डीलर उसके साथ एक चूल्हा भी लेने के लिए दबाव डालता है। इस प्रकार कई बार हम उन वस्तुओं को खरीदने के लिए भी दबाव डाला जाता है जिनको खरीदने हमारी इच्छा बिल्कुल नहीं होती है, और तब आपके पास चुनाव के लिए कोई विकल्प नहीं होता है। इन उपभोक्ताओं को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए? रेजी मैथ्यू और अभिरामी के प्रकरणों को पुनः पढ़ें जो पिछले अध्याय में दिया जा चुका है। ये कुछ उदाहरण हैं जिसमें उपभोक्ताओं के अधिकारों की अवहेलना की गई है। ऐसी घटनाएं अक्सर हमारे देश में घटित होती है। इस स्थिति में उपभोक्ताओं को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए? उपभोक्ताओं को अनुचित सौदेबाजी और शोषण के विरुद्ध क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार है। यदि एक उपभोक्ता को कोई क्षति पहुँचाई जाती है तो क्षति की मात्रा के आधार पर उसे क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार है। इस कार्य को पूरा करने के लिए एक आसान और प्रभावी जन प्रणाली बनाने की आवश्यकता है। उपभोक्ता उपयुक्त उपभोक्ता केंद्र में सम्मुख अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, स्वयं किसी वकील के साथ अथवा वकील की सेवा के बिना। आप यह जानने के लिए इच्छुक होंगे कि कैसे एक पीड़िता व्यक्ति अपनी क्षतिपूर्ति प्राप्त करता है। अब हम श्री प्रकाश के मामले को लेते हैं। उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए अपने गांव एक मनी ऑर्डर भेजा। उसकी बेटी को जब इस पैसों की ज़रूरत थी तब पैसे नहीं प्राप्त हुए, यहाँ तक कि महीनों के बाद नहीं पहुँचा। प्रकाश ने नई दिल्ली के एक जिला स्तर के उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में मुकदमा दर्ज किया। उन्होंने जो कदम उठाए वे सभी विस्तार से नीचे दिए जा रहे हैं। आजकल उपभोक्ता एक व्यक्ति के रूप में या एक समूह के रूप में, जिसे क्लास एक्शन सूट कहा जाता है, शारीरिक रूप से अथवा इंटरनेट के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा अपने मुकदमों की कार्रवाई करवा सकते हैं। अपनी बेटी के लिए प्रकाश मनी ऑर्डर भेजने पोस्ट ऑफिस जाता है। प्रकाश को यह पता चला कि रुपए उसकी बेटी को नहीं मिले। प्रकाश ने पोस्ट ऑफिस में मनी ऑर्डर के बारे में पूछताछ की। पोस्ट ऑफिस द्वारा प्रकाश के प्रश्नों का संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। प्रकाश क्षेत्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद में सलाह लेने जाते हैं। उपभोक्ता शिकायत केंद्र।
प्रकाश, जब एक नज़दीकी उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में मुकदमा दर्ज कराने जाते हैं तो अदालत के ऑफिस से रजिस्टर फॉर्म लेते हैं। अदालत पूरे पक्ष को नोटिस भेजती है। वे आयोग कार्यालय में मुकदमे पर स्वयं बहस करते हैं। आयोग कार्यालय में जज दस्तावेज के सत्यापन करते हैं और पीड़ित पक्ष तथा दूसरे पक्ष दोनों की दलीलें सुनते हैं। जज आयोग का फैसला सुनाता है। भारत में उपभोक्ता आंदोलन के विभिन्न संगठनों के निर्माण में पहल की, जिसे सामान्यतः उपभोक्ता अदालत या उपभोक्ता संरक्षण परिषद के नाम से जाना जाता है। यह उपभोक्ता आयोग भी विवाद निवारण का मार्गदर्शन करती है कि कैसे उपभोक्ता अदालत ने मुकदमा दर्ज कराए। बहुत से अवसरों पर ये आयोग में व्यक्ति विशेष उपभोक्ता का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। यह स्वयंसेवी संगठन जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए सरकार से वित्तीय सहयोग भी प्राप्त करते हैं। यदि आप एक आवासीय कॉलोनी में रहते हैं तो आपने निवासी कल्याण संघ का नाम अवश्य देखा होगा। यह उसके किसी सदस्य के साथ अनुचित व्यावसायिक कार्रवाई होती है तो उनकी तरफ से संस्था मामले को देखती है। कोपरा के अंतर्गत उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर एक त्रिस्तरीय न्यायिक तंत्र स्थापित किया गया है। जिला स्तर का प्राधिकरण, जिसे उपभोक्ता आयोग विवाद निवारण केंद्र भी कहते हैं, 1 करोड़ तक के दावे को संबंधित मुकदमों पर विचार करता है। राज्य स्तरीय प्राधिकरण, जिसे राज्य आयोग कहते हैं, 1 करोड़ 10 से 10 करोड़ तक। राष्ट्रीय स्तर की प्राधिकरण राष्ट्रीय आयोग 10 करोड़ से ऊपर की दावेदारी से संबंधित मुकदमों को देखती है। यदि कोई मुकदमा जिला स्तर के आयोग में खारिज कर दिया जाता है तो उपभोक्ता राज्य स्तर के आयोग और उसके बाद राष्ट्रीय स्तर के आयोग में भी अपील कर सकता है। इस प्रकार अधिनियम में उपभोक्ता के रूप में उपभोक्ता न्यायालय में प्रतिनिधित्व का अधिकार देकर हमें समर्थ बनाया है। जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए आवश्यक बातें। जब हम विभिन्न वस्तुएं और सेवाएं खरीदते वक्त उपभोक्ता के रूप में अपने अधिकारों के प्रति सचेत होंगे, तब हम अच्छे और बुरे में फर्क करने तथा श्रेष्ठ चुनाव करने में सक्षम होंगे। एक जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए निपुणता और ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत होती है। हम अपने अधिकारों के प्रति सचेत कैसे हो? निम्नलिखित पृष्ठों और पहले के पृष्ठों के विज्ञापन को देखें। आप क्या सोचते हैं? कोपरा अधिनियम ने केंद्र और राज्य सरकारों के उपभोक्ता मामले में अलग विभागों को स्थापित करने के लिए मुख्य भूमिका अदा की है। आप जो विज्ञापन देख चुके हैं वह एक उदाहरण है जिसके द्वारा सरकार कानूनी प्रक्रिया के बारे में नागरिकों को अवगत कराती है, जिसका वे प्रयोग कर सके। आपने टेलीविज़न चैनलों पर भी ऐसे विज्ञापन देखे होंगे। जागो ग्राहक जागो। ISI और एग मार्क। विभिन्न वस्तुएं खरीदते समय आपने आवरण पर लिखे अक्षरों ISI, एग मार्क, हॉलमार्क के शब्द लोगों को अवश्य देखा होगा। जब उपभोक्ता कोई वस्तु या सेवाएं खरीदता है तो ये शाब्दिक चिन्ह, लोगो और प्रमाणिक चिन्ह उसे अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित करने में मदद करता है। ऐसे संगठन जो कि अनुवीक्षण तथा प्रमाण पत्रों को जारी करते हैं, उत्पादकों को अनेक द्वारा श्रेष्ठ गुणवत्ता पालन करने की स्थिति में शब्द चिन्ह लोगों का प्रयोग करने की अनुमति देते हैं। यद्यपि ये संगठन बहुत से उत्पादकों के लिए गुणवत्ता का मापदंड विकसित करते हैं, लेकिन सभी उत्पादकों का इन मापदंडों का पालन करना जरूरी नहीं है। फिर भी कुछ उत्पादक जो उपभोक्ता की सुरक्षा और स्वास्थ्य के प्रभावित करते हैं, यह उनके उपयोग बड़े पैमाने पर होता है, जैसे कि LPG सिलेंडर, खाद्य रंग, उसके प्रयुक्त सामग्री, सीमेंट, बोतलबंद पेयजल आदि। इसके उत्पादन के लिए यह अनिवार्य होता है कि उत्पादक इस संगठनों से प्रमाण पत्र प्राप्त करे।
उपभोक्ता आंदोलन को आगे बढ़ाने के संबंध में 24 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1986 में इस दिन भारतीय संसद के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया। भारत उन देशों में से एक है जहां उपभोक्ता संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए विशिष्ट न्यायालय है। भारत में उपभोक्ता आंदोलन के संगठन समूह की संख्या उसकी कार्यविधियों के मामले में कुछ तरक्की की है। आज देश में 2000 से अधिक उपभोक्ता संगठन हैं, जिसमें से केवल 50 से 60 अपने कार्यों के लिए पूर्ण संगठित और मान्यता प्राप्त है। फिर भी उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया जटिल, खर्चीली और समय साध्य साबित हो रही है। कई बार उपभोक्ता को वकीलों का सहारा लेना पड़ता है। ये मुकदमा आयोग की कार्यवाहियों में शामिल होने और आगे बढ़ने की आदि में काफ़ी समय लेते हैं। अधिकांश खरीदारियों के समय रसीद नहीं दी जाती है। ऐसी स्थिति में प्रमाण जुटाना आसान नहीं होता। इसके अलावा बाजार में अधिकांश खरीदारियाँ छोटे फुटकर दुकानों से होती है। उपभोक्ता के अधिकारों को मजबूती देने के लिए कोपरा का वर्ष 2019 में संशोधन हुआ था, जिसमें अब इंटरनेट के माध्यम से खरीद भी शामिल है। यदि कोई सेवा के कमी या दोषपूर्ण उत्पादन, तो सेवा प्रदाता और निर्माता को भी जिम्मेदारी ठहराया जाएगा कि दंडित किया जाएगा। यहाँ तक कि जेल भी हो सकती है। उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के 12 तटस्थ मध्यस्थ की सहायता से विवादों का निपटारा को अब उपभोक्ता आयोग के 3 स्तरों को प्रोत्साहित किया है। कोपरा के अधिनियम 35 के वर्ष बाद भी भारत में उपभोक्ता ज्ञान बहुत धीरे धीरे फैल रहा है। श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए कानून के लागू होने के बावजूद खासतौर पर संगठित क्षेत्रों में ये कमजोर, इस प्रकार बाजारों में कार्य करने के लिए नियमों और विनियमों का प्रायः पालन नहीं होता है। फिर भी उपभोक्ताओं को अपनी भूमि और अपना महत्व समझने की जरूरत है। यह अक्सर कहा जाता है कि उपभोक्ताओं की सक्रिय भागीदारी से ही उपभोक्ता आंदोलन प्रभावी हो सकता है। इसके लिए स्वैच्छिक प्रयास और सबकी साझेदारी से युक्त संघर्ष की जरूरत है।